हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेजुइटी के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेजुइटी एक लमसम पेमेंट है, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है क्योंकि एम्प्लॉय ने कंटिन्यूअस पीरियड तक अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अब ये जब पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है तो इस स्पेशल पेमेंट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, हमें वो सीखना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेजुइटी के टैक्स प्रोविजंस को समझने के लिए हमने एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो वो 3 कैटेगरीज मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है ए, बी एंड सी, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए जो टैक्स प्रोविजंस है वो अलग अलग है। मैं बता दूं, हमने 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया था उसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर ग्रेजुइटी रिसीव होता है तो उसके टैक्स प्रोविजंस क्या होंगे। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लेकिन वैसे जो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972। तो ये जो केस ए एंड बी है, ए एंड बी टाइप के जो एम्प्लॉइज है, इनके लिए क्या टैक्स प्रोविजंस है ग्रेजुइटी के संबंध में, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को कवर कर लें। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेजुइटी के लास्ट केस को, जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लेकिन वैसे कैटेगरी के नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि कवर्ड नहीं है, who are not covered under the payment of gratuity act 1972। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पॉइंट सी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केस जो कि कवर्ड नहीं है, दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट। तो वैसे एम्प्लॉइज जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और ग्रेजुइटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं है, उनके केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, क्या पार्ट टैक्सेबल होगा, वो हम आज के इस स्लाइड में देखेंगे। तो रूल ये कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये जो ए बी सी है, इनमें से जो सबसे कम होगा उसे हम एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी पार्ट को क्या करेंगे, टैक्सेबल। ठीक है, तो लीस्ट ऑफ द 3 में कौन कौन सा है हमारे पास ऑप्शन, बी और सी जो है वो एकदम सेम है जो हमने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केस पढ़ा था, जो कि कवर्ड थे अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट। तो ये जो लिमिट है 20 लाख का वो, और जो अमाउंट एक्चुअली रिसीव वो तो रहता ही है हर में एग्जेम्पशन निकालने के लिए, क्योंकि कभी भी जितना आप रिसीव कर रहे हो उससे ज्यादा का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये बी एंड सी इज द सेम एज जो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में था, हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट। सिर्फ पॉइंट ए है जो आपको समझना है, वो आपके लिए न्यू है। पॉइंट ए क्या कहता है, हाफ इनटू एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये हाफ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाफ लेना है। किस चीज का हाफ, एवरेज सैलरी। तो आपको समझना होगा कि एवरेज सैलरी का यहाँ पर क्या मतलब है, और उसे मल्टीप्लाई करना होगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, क्योंकि हमें पता है कि आप कितना अमाउंट ग्रेजुइटी आपको मिलेगा वो आपके सर्विस ईयर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या होगा वो सब कुछ हम नोट्स से देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, एवरेज सैलरी क्या होता है। तो एवरेज सैलरी मींस द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो लास्ट 10 मंथ्स का जो सैलरी है, ठीक है, तो उसका हमें एवरेज निकाल देना है। ठीक है, प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट का मतलब है कि जिस मंथ रिटायरमेंट हो रहा है उस मंथ को हटाकर, जिस मंथ रिटायरमेंट हो रहा है उस मंथ को हटाकर जो प्रेसीडिंग, उससे पहले के जो 10 महीनों का जो सैलरी है उसका हम जो वैल्यू लेंगे वो होगा एवरेज सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको और ज्यादा। याद रखना है हाफ ऑफ क्या है, एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। याद रखना है कि लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी लेना है, लेकिन
प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट है उसको छोड़कर। सपोज अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है सपोज 31 जनवरी, तो 31 जनवरी मतलब जनवरी के मंथ को हम नहीं लेंगे, दिसंबर से जो बैकवर्ड जाएंगे, जो 10 महीने होंगे उस सैलरी को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और बात जो ध्यान देना है वो ये है कि कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ सर्विस, जैसे हमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस चाहिए, तो इसमें नो पार्ट ऑफ ईयर शैल बी कंसिडर्ड। नो पार्ट ऑफ ईयर शैल बी कंसिडर्ड का मतलब है कि सपोज एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दी है 8 साल 4 महीने और कुछ दिन, तो हम सिर्फ कंप्लीटेड ईयर में 8 साल को लेंगे, 4 महीने और जो दिन है उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि जब एम्प्लॉय कवर्ड होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में, तो हम पार्ट देयर ऑफ को अगर 6 मंथ से ज्यादा था तो उससे 1 साल मान ले रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था। लेकिन अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो उस केस में पार्ट ऑफ द ईयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नो पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी कंसिडर्ड। और जहां तक बात है कि जैसे लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी हमें लेनी है, तो सैलरी का वही डेफिनेशन है जो एचआरए में था, जैसे बेसिक पे लेंगे और डियरनेस अलाउंस तभी लेंगे अगर वो एज पर या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कमीशन जो है एट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो याद रखना है कि क्योंकि जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट था कवर्ड, एम्प्लॉयज में कवर्ड था, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था तो कि उसमें हम लोग डीए जो ले रहे थे वो चाहे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था या नहीं, हम उसे ले रहे थे। लेकिन क्योंकि अब इसमें ग्रेचुइटी एक्ट का प्रोविजन पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट नहीं हो रहा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसे वही रखा है जो हमने एचआरए के लिए कंसिडर किया था सैलरी को। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ए का कैलकुलेशन क्या है, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हम पार्ट ऑफ द ईयर को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एक लिमिट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, कितना, 20 लाख, और ग्रेचुइटी जो एक्चुअली एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, जो कम होगा, उसे हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट, और रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे जुड़ा एक सवाल बनाएंगे। सवाल पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय ग्रेचुइटी रिसीव करता है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स है, वो वाई से भी ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है और जेड से भी ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, तो अगर एक ही प्रीवियस ईयर में, इन द सेम प्रीवियस ईयर, उसको ग्रेचुइटी रिसीव हो रहा है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट लिमिट है 20 लाख का, वो 40 लाख नहीं हो जाएगा कि भाई वाई से 20 लाख का अलग एग्जेम्पशन और जेड से अलग, वो एग्रीगेट में उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो 20 लाख से अधिक नहीं होगा। ठीक है, सो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट लिमिट, तो मतलब इसको जो एग्जेम्पशन वो क्लेम कर सकता है वो 20 लाख ही क्लेम कर सकता है, उससे अधिक वो क्लेम नहीं कर सकता है अगर वो 2 एम्प्लॉयर से भी ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एम्प्लॉय जो है वो 2001 से लेके 2010 तक का ही काम कर रहा था, तो 2010 में उसे ग्रेचुइटी मिला, और उसके बाद फिर 2011 से वो 2018-19 तक वो कहीं और काम किया, फिर वहां से भी ग्रेचुइटी मिला। तो जब उसको पहली बार ग्रेचुइटी मिला था तो उसने सपोज 7 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम किया था, पिछले बार जब 2010 में उसे मिला था ग्रेचुइटी, तो उसने सपोज 7 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम किया था। तो अब जब वो एग्जेम्पशन क्लेम करेगा तो वो फुल 20 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएगा, अब वो एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएगा 20 लाख में से हम 7 लाख को रिड्यूस कर देंगे, तो 13 लाख के ही एग्जेम्पशन को वो क्लेम कर पाएगा अगर उसने पहले भी ग्रेचुइटी के नाम पे एग्जेम्पशन को क्लेम किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। where the employee has received gratuity in any earlier year, जैसे मैंने बताया 2010 में उसने रिसीव किया था अपने पहले वाले एम्प्लॉयर से, और फिर उसे अब ग्रेचुइटी अगर मिलता है अभी किसी लेटर ईयर में, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट लिमिट है जो 20 लाख है उसे हम रिड्यूस कर देंगे उस अमाउंट से जो ऑलरेडी उसने एग्जेम्पशन जिसका क्लेम कर लिया है। ठीक है, तो केस सी जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं है, और अगर ग्रेचुइटी मोर देन वन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तब क्या होगा, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से।
Mr. X took retirement from a company on 28 February 2019 after 25 years of service. तो completed year of service कितना है 25. ठीक है, अब हमें लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी होती है, तो इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया हुआ है. सो ड्यूरिंग द 10 मंथ्स एंडिंग ऑन 31st January 2019, तो हमें पता है कि जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो हमारा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि जो 10 मंथ एंड हुआ 31st January 2019, तो उसका जो एवरेज मंथली सैलरी है वो रुपीस कितना है 22,000. तो इसे हम दोबारा 10 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथली ही निकाल के हमें दिया हुआ है 10 मंथ्स का. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया एवरेज सैलरी का 22,000. तो हम जो कैलकुलेशन हमने पिछले स्लाइड में देखा था वो ये था हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. तो हमें करना होगा हाफ ऑफ 22,000 दैट इज 11,000 इनटू 25 इयर्स ऑफ सर्विस है इसलिए. ठीक है, फिर देखते हैं कि एक्चुअल में उसने कितना ग्रेचुइटी रिसीव किया है. तो वो एलिजिबल था 4,30,000 के लिए और जो उसे पे ऑलरेडी कर दिया गया है, तो अमाउंट उसने कितना रिसीव किया है 4,30,000. और थर्ड था 20 लाख का जो लिमिट था वो उन तीनों में से जो लीस्ट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है. तो हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन क्या हमने देखा हाफ ऑफ 22,000 इंटू 25. सेकेंड एक्चुअली रिसीव्ड कितना है और थर्ड 20 लाख का जो लिमिटेशन था. लेकिन आप 20 लाख लिमिटेशन यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे क्योंकि हमने अभी पूरे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है. इसमें दिया हुआ है कि अर्लियर इन हिज करियर मिस्टर एक्स हैड रिसीव्ड रुपीज 2,35,000 एज ग्रेचुइटी. तो इसका मतलब है कि इसने ग्रेचुइटी किसी और एम्प्लॉयर से भी रिसीव किया है, लेकिन उसने उसके रेस्पेक्ट में फुल एग्जेम्पशन भी क्लेम कर दिया था उस समय. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने से 2,35,000 से. इसका मतलब है जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे उसमें हम 20 लाख नहीं लिखेंगे, हम 20 लाख में से कितना रिड्यूस कर देंगे रुपीज 2,35,000. तो जो लिमिट हो जाएगा वो इस केस में कितना हो जाएगा 17,65,000, क्योंकि जो 2,35,000 है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट किया जा चुका है, उसके रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन क्लेम किया जा चुका है इन द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो अब हम टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेचुइटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एग्जेम्पशंस मिल जाएगा ऑलरेडी. क्योंकि एग्जेम्पशन क्या होगा, इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्पशन होगा. तो किन तीनों में से हाफ ऑफ 22,000 इंटू 25, या तो 4,30,000 या 20 लाख माइनस 2,35,000. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसके कैलकुलेशन को अपने कॉपी में कंप्लीट करिए और आपका जो फाइनल आंसर आता है आप जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए. और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर ग्रेचुइटी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही अगर एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही रिसीव कर लेता है, तो वो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल माना जाता है. ठीक है, अब इस केस में हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है ए बी सी. और जो टिपिकल केस था कि जब ग्रेचुइटी वो मोर देन वन एम्प्लॉयर से रिसीव करता है तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी हमने इस क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपका ग्रेचुइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा. हमने ग्रेचुइटी से संबंधित 2 वीडियोस अपलोड किए हैं. इसके अलावा भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे स्पेशल पेमेंट्स करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे कि पेंशन हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया. तो ये सब हम सब्सीक्वेंट वीडियोस में सीखेंगे. फिलहाल ग्रेचुइटी से संबंधित जो सवाल है आप उन्हें बनाएं और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सएप, या आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.